देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ आईनी तरमीम एससीओ इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है, तो दूसरी जानिब ये बात और अहम है कि फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के हवाले से, यानी कि एपीसी के आड़ में जो है कल बड़ों की बैठक भी होती रही और ऐवान सदर में, और जहां बड़ों की बैठक होती रही वहीं पर जो है डिस्कशन होता रहा इस हवाले से कि आखिरकार जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर सबको एक पेज पे कैसे किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबराह थे, उनको भी ऑन बोर्ड लेने की पूरी कोशिश की गई नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से। जाहिर सी बात है मौलाना साहब इस तक अड़े हुए हैं बहुत सारे मामलात पर, जिसकी वजह से उन्होंने ये कोशिश की कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। साथ इसके अलावा हुकूमत का यही मामला है कि जब ऐवान सदर में बड़ों की मुलाकात हुई तो उसमें आईनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल और साथ ही एससीओ कॉन्फ्रेंस पर भी मुशावरत की गई। ना सिर्फ आईनी तरमीम के अलावा ये भी चीज़ें जेर बहस थी। दूसरी जानिब जी, मुआशी इस्तेहकाम में रुकावट डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। एक मरतबा फिर हुकूमत अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा रही है, यानी कि पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही है कि जी आप इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन है अपोजिशन की जमात को। और होता भी यही है, पाकिस्तान में वतीरा यही रहा है हमेशा से कि जो भी हुकूमत की जमात होती है वो अपोजिशन की जमातों पे यही कमोबेश इसी किस्म के इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और आप जो है वो सबसे बड़ी दुश्मनी और गुनाहगार कर हो रहे हैं। दूसरी जानिब जी, एक बड़ा आज एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं वो किया वज़ीर ख़जाना ने, और वो ये उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का शिकार आईपीपी चीनी इंजीनियर से टैरिफ में कमी पर मुज़ाकरा जारी थे। यानी कि जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं चीनी बाशिंदे परसों कराची के ब्लास्ट में दहशतगर्दी वाले, उसके अंदर जो आईपीपीज़ का मामला था निगोसिएशन का, वो उसके हवाले से हुआ है। जहां एक तरफ ये अफेयर्स की बात है, गवर्नेंस की बात है, ये सारे मामला चल रहे हैं, वहीं पर केपी इजलास की तरफ भी जाते हैं और वहां की बात करते हैं। तो जी अली अमीन गंडापुर ने, यानी कि सीएम केपी ने एक मरतबा फिर आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो इस्लामाबाद दावर बोलेंगे और दोबारा आएंगे की धमकी दे डाली है। असेंबली फ्लोर से ये पैगाम दिया गया है। साथ ही वहां पे आज हंगामा आराई भी रही इजलास में, अरकान गुत्थम गुत्था हुए, लातों और मुक्कों की आज़ादाना इस्तेमाल का भी किया गया है और इस किस्म के बड़े जो है वो मामला चलते रहे। और जहां ये इस तरह की सियासी मामला चलते रहे, वहीं आज की एक अच्छी खबर मैं तो ये कहूँगी, एक ताज़ा खुशबू की जैसी, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी खबरें कम आती हैं, और वो ये कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो गरीब बच्चियों की शादी के लिए जो प्रोजेक्ट एक मंजूर किया है, जिसमें दुल्हन को 1 लाख सलामी और फर्नीचर देने की बात की है। तो जहां हम बात करते हैं पॉलिटिकल उसकी, तो कहीं जो अगर अच्छा प्रोजेक्ट है, काम हो रहा है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और इस किस्म के प्रोजेक्ट होने चाहिए, तो ताकि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो गुर्बत की लकीर है, जो सतही और जो सारा मामला है, उसके मामले पे जो है ना, ये सबसे पहले इशू यही है कि जी आपने चीज़ों को बेहतर करना है, तो वो बेहतरी के लिए एक अच्छा कदम उठाया है और अच्छी बात है। इसी सब पर जी बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब हैं, एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नूरुल हसन तनवीर साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, अहद अली शाह हैं एमएनए है तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले कादिर मंदुखेल साहब की तरफ जाऊंगी, पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगी। कादिर मंदुखेल साहब, आईनी तरमीम का मामला है, कल ऐवान सदर में आखिरकार जरदारी साहब ने हमेशा की तरह तमाम सियासी जमातों को जोड़ लिया और एक साथ बिठा लिया और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी काफ़ी अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, सारे मामला डिस्कस किए गए। अब जो मुसवद्दे का एक्सचेंज हुआ है, जो कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी हमारा मुसवद्दा 80% तैयार है, पीपल्स पार्टी का मुसवद्दा ज़रा ये बता रहे हैं कि उन तक पहुंच गया है, तो क्या मुसवद्दा जो पहुंचा है उसमें जो चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं वो क्या क्या हैं और वो उस मुसवद्दे से अलग हैं जो पहले शेयर किया गया था मीडिया के अंदर? आपने कैसे सोच लिए कि जब हमारे बड़ों ने अनाउंस नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि क्या डिस्कस हुआ है, क्या मसौदा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी के 2 पॉइंट एजेंडा है आईनी अदालतें, जहां मिसाक की जमहूरियत पर दस्तखत जो हुए थे दस्तावेजात पे,
नवाज शरीफ साहब और बीबी शेख के दरमियान, वहां मौलाना साहब और इमरान खान साहब की भी दस्तखत मौजूद है। दूसरा इशू हमारा जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से था। जजेस के अपॉइंटमेंट का पहले 18वीं तरमीम में तय हुआ था। उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी ने हुकूमत को ब्लैकमेल किए कि 18वीं तरमीम में खत्म कर दूंगा, जजेस की अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में दे ताकि मैं अपने 6 लोगों को अपॉइंट कर सकूं। उसके बाद ये 19वीं तरमीम आई। 2021 में जहां इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त मैंने एक बिल पेश किया था कौमी असम्बली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात, नस्ल, डोमिसाइल और जबान पूछते हो, और एक हाई कोर्ट का जज, एक फर्द वाहिद सूबे का चीफ जस्टिस अपने चैम्बर के लोगों को, बांजे भतीजों को अपॉइंट करता, रिकमेंड करता है, और वहां रबड़ स्टैम्प असम्बली की कमेटी उस पर साइन करते हैं। तो ये हाई कोर्ट के एक 5 सीनियर जजेस जो इनके पास इख्तियार होना चाहिए, न कि फर्द वाहिद का। तो ये हमारा एजेंडा है। बाकी मौलाना साहब की तरफ से क्या एजेंडा है या नून लीग की तरफ से, तो ये सारी चीजें जब मसौदा फाइनल होगा तो आपको पहले बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है ना कादिर मंदूखेल साहब, आईनी अदालतों की जहां बात हो रही है तो उसके बाद ये क्रिटिसिज्म बहुत आ रही है कि जहां आप ये चाहते हैं कि आईनी अदालतों का क़याम हो, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की हैसियत ज़ीरो हो जाएगी और इवन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ ज़ीरो हो जाएगी। आप इसको किस तरह समझते हैं? ये आपको किसी ने गलत बताया कि सुप्रीम कोर्ट जीरो हो जाएगी। मैं आपको 2-3 मिसालें आपको बताऊंगा तो उससे आपको थोड़ा समझ में आएगी। एक तो हाई कोर्ट में 50% से ज्यादा जो मुकदमात आज भी चल रहे हैं वो आईनी चल रहे हैं, यानी आर्टिकल 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन चलते हैं। नंबर एक बात, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जहां इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के अलावा आपने किसी और केस का सुना नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का ये कहना है, मैं आपको एक मिसाल दूं, एक शख्स सईदुल नामी शख्स को मैंने, जो 1971 में गिरफ्तार हुआ था किसी मुकदमे में और उनकी फाइल गायब हो गई है, 28 साल बाद मैंने पहली मरतबा अदालत में पेश कराया और 38 साल बाद उनको हाई कोर्ट ने कादिर खान मंदोखेल की जमानत पे उनको रिहा कराया कि जब इसकी फाइल मिलेगी तो कादिर खान मंदोखेल जिम्मेवार होगा। जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब के दौर में एक शख्स का जो अपील चल रहा था और वो 19 साल चलता रहा केस, और 19 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी किया तो पता चला कि मुलजिम 2 साल पहले इंतकाल कर चुका है, उनका वालिद और 2 चचा इस मुकदमे को लड़ाते लड़ाते वो भी मर चुके हैं। एक बच्ची जो अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में एक दिन पैदाइश के बाद वो अस्पताल में बदल गई, 24 साल केस चलता रहा। जब मेरे पास केस आया, डीएनए टेस्ट वगैरह सब चीजें हमने देखी, तो जज साहिबा लेडी थी, उन्होंने कहा कि हम आपके हवाले नहीं कर सकते कस्टडी, आपकी वालिदी इंजीनियर है, चूंकि लड़की 18 साल से बालिग हो चुकी है तो लिहाजा कस्टडी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे मुकदमात का एक और प्रॉपर्टी का केस जो मेरे पास अभी है 1986 से चल रहा है और अभी तक वो शुरू ही नहीं हुआ। तो ऐसे मुकदमात अगर सियासी चलते रहे और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक मुजरिम को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट खिताब का मौका देते हैं और फिर वहां पे डायलॉग बाजी होती है, फिर वहां धमकियां होती है, फिर वहां बहुत कुछ होता है, तो आप मुझे बताओ जिन लोगों ने उगला को फीस दी है, अपना घर बार बेच के, अपना जमा पूंजी जमा करके वकीलों को फीस देते हैं, उनके मुकदमात कब चलेंगे? इसी वजह से पीपल्स पार्टी कहती है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 45 साल बाद उसको इंसाफ मिला। इंसाफ भी ऐसा मिला कि उसको केस गलत चला है, हमें भुट्टो साहब को वापस नहीं मिल सके। तो ये सारी चीजें जो पीपल्स पार्टी लेके चल रही है कि आप आईनी अदालतें, ये जो इलेक्शन कमीशन है, सियासी पार्टी उन केसेस उनको अलग कर दे, आम जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जगह पे कायम होगा और अपनी जगह पे काम करते रहेंगे। और जो मुकदमात है, जो खुला का केस है, प्रॉपर्टी का केस है, बच्चों के खर्चे का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और मैं आपको एक और मिसाल दूं, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने केस लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था 2018 में, जो फैसल वाडा साहब जीत गए, उनकी अपील आज तक चल रही है। 2021 में मैं इलेक्शन जीता था, मिफ्ता इस्माइल साहब हारे थे, उनकी अपील आज तक चल रही है। तो आप बताओ ये ऐसे केसेस अगर चलते रहेंगे तो आप बताओ आम जो केसेस है, मुकदमात है लोगों के, वो कब चलेंगे? दूसरा हमारा मुतालबा ये है, जो एजेंडा है पीपल्स पार्टी के, वो जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से। जजेस के अपॉइंटमेंट माजी में जो होते थे वो एक फर्द वाहिद उसको अपॉइंट, जैसे मैंने जिक्र किया। तो सवाल ये है, बाकी नून लीग का जो एजेंडा है या जो मसौदा है या मौलाना साहब के जो मसौदा शामिल कर रहे हैं, वो सब जब
इकट्ठे होंगे तो सारी चीज होगी, और उसमें कोई कबात नहीं है, और खुद इमरान खान साहब के दस्तखत मौजूद है। अब अगर आप उसको सियासी इशू यानी पीटीआई बनाना चाह रहे तो जरूर बना ले, अगर हमारे तादाद पूरे होंगे तो ये जरूर ये जो तरामी में वो पास हो जाएंगे। ओके, तादाद पूरी होगी तो आईनी तरमीम जरूर पास हो जाएगी। अहद अली शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगी। बड़े वाज़े अंदाज में क्लियर कर दिया कादर मंदुखेल साहब ने कि वो क्या चाह रहे हैं, जिसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, जिसमें वो समझते हैं कि ये बेहतरी होगी। जो केसेस 100 साल से पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो उनमें शफाफियत आएगी, उनकी ट्रांसपेरेंसी होगी, उनकी स्पीडी जो है वो केसेस चलेंगे, उसकी हेयरिंग होगी और फैसले आएंगे। तो आप, और फिर आपके साइन की भी उन्होंने बात दोहरा दी माजी की। तो आप लोग क्या समझते हैं, अब भी आप समझते हैं कि इस पे साथ नहीं बैठना? कि देखें, मेरे भाई ने बात बड़ी अच्छी की। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई बात गलत की, ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हर चीज़ का वक्त जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये काम जो है किस वक्त में और किस इंटेंशन की बुनियाद पे हो रहा है। उन्होंने हमारी बात की कि इमरान खान साहब की मिसाल जमहूरियत पे दस्तखत मौजूद है कि बिल्कुल दस्तखत के मौजूद होंगे, सब जमातों के, बेनजीर शरीफ के, नवाज शरीफ के, सबके दस्तखत मौजूद है। उस कागज, उस जो मिसाल जमहूरियत थी, उसका पहला वर्ड क्या था कि मिसाल जमहूरियत, ठीक है, कि वो एक जमहूरियत को मजबूत करने का वो एक मुआहदा था। जब उस मुआहदे की किसी ने पामाली नहीं की, जब उस मुआहदे के जो बेसिक जो इलेक्शन थे, ठीक है, तो देखें जो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम की जो ख्वाहिश थी कि वो जिसको इस मुल्क के, जो जिसके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर देना चाह रहे थे, ठीक है, तो वही मिसाक जमहूरियत की पहली शिक थी कि भाई जो यही होती है ना मिसाक जमहूरियत। और क्या होता है कि आवाम की जो ख्वाहिश होगी उसकी बिना पे अमल चलेंगे, ठीक है, उसका एहतराम किया जाएगा। मगर जब इन सब जमातों ने, ठीक है, मैं एक बात अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मेरी जाती राय है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी कि आए हम हुकूमत बनाते हैं। ये बात उनकी अपनी जो उनकी इंटेंशन थी वो उस टाइम पे ठीक थी, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो मैंडेट फॉर्म 47 के जरिए चुराया, ऐवान में आके बैठे हुकूमत बनाई, उस हुकूमत बनाने के बाद उनका जो रवैया है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है पंजाब में, ठीक है, तो जब ये इतनी बड़े दावेदार हैं जमहूरियत के, तो उस जमहूरियत में हमारे साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके वज़ीर के साथ क्या रवैया किया जा रहा है, उसके MNA MPs के साथ हमें गिरवानों से, हाथों से पकड़ के इस ऐवान से घसीट के निकाला गया। मैं खुद उसमें शामिल हूँ, ठीक है। हमारे वज़ीर आला को उस दिन जो आए उनसे शेल बरसाए गए, मुझसे बरसाए गए, हमारे मिनिस्टर से आंसू गैस और लाठीचार्ज की गई। तो ये भी मिसाकी जमहूरियत है। तो ऐसी मिसाकी जमहूरियत अगर है तो फिर मैं तो ऐसी मिसाकी जमहूरियत नहीं मानता। हाँ, ये बातें जो पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं वो बड़े अवामी हैं, बड़े जमहूरी पॉइंट है, जो समझने वाली बात है, जो सही बात है वो सही है। मगर इस टाइम जो मुल्क में हालात हैं तो हमारा इन पे ट्रस्ट ही नहीं है अवाम का। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसके नुमाइंदे पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वक्त जो इनके इरादे हैं, जो इनकी नीयतें हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इनकी नीयतों में खोट है। हमें बड़ा खतरा महसूस हो रहा है कि ऐसा ना हो कि ये इस मुल्क को ऐसे लोगों के हवाले कर दें कि फिर खुद ये बाद में पछताएं कि हमने माजी में भी सिर्फ हमसे नहीं, हम सब सियासी जमातों से गलतियां हो चुकी हैं। उस गलतियों का समझाना जो है वो पीपल पार्टी भी काट चुकी है, मुस्लिम लीग नून भी काट चुकी है, हम भी काट रहे हैं। मगर अब ये किसके बहलावे में आके ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये खुद ला रहे हैं कि ये इनसे दिलवाई जा रही है। उस टाइम पे जब कैबिनेट में से पूछा गया कि इस अमेंडमेंट में क्या है, मसौदे में क्या है, तो उन्होंने वो कैबिनेट के मेंबर होते हुए उनको पता नहीं था कि भाई क्या आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी का तो कोई बंदा कैबिनेट में है नहीं, तो इनके बारे में कोई इस तरह की बात करना मैं कहता हूँ जाती होगी। मगर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, जो इस मुल्क की जमहूरियत पे डाका डाल के बैठी हुई है, पंजाब में भी, मरकज में भी। अगर इस जैसी हुकूमत से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई बड़ा मिसाकी जमहूरियत की बड़ी अच्छी दावेदार है, या मिसाकी जमहूरियत पे बड़ी ज्यादा ये अमल करेंगे, या इस मुल्क के लिए खैरख्वाएं, इनकी खैरख्वाहियत सिर्फ इतनी है कि ये किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में रहें। ये कभी लोगों को मोटरसाइकिल दे के धोखा दे देते हैं, कभी 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 क्या करके कभी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जमहूरियत के नाम पे। आप बिजली की कीमतें देख लें, आप इस मुल्क के हालात देख लें। इस मुल्क की आवाम का अगर इस हुकूमत पे अगर 1% भी यकीन हो
अवाम उनके बीच में इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई अच्छा काम भी करते हैं तो आवाम इन पे भरोसा नहीं करती। तो पहले ये आए, अवाम में बैठे, इलेक्शन में आए, अवाम से वोट लें, वोट लेके अवाम में बैठे, फिर इस मुल्क के फैसले करें। एक बंदे के पास एक मुल्क के इख्तियार ही नहीं है तो उसको किसने हक दिया होगा कि वो जाके जैसा कि जमहूरियत की बात करे, वो आइन और कानून की बात करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात करे। इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा कोर्ट जो है आईनी केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। तो इसी वक्त में इनको ये याद आ गया कि भाई इन्होंने आईनी अदालतें बनानी है, उस आईनी अदालतों में इन्होंने हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करनी है ना, कोई हमें इंसाफ तो नहीं देना वहाँ पे इन्होंने। तो ये मेरी मुख्तसर सी बात है। सही, आईनी अदालतों में खिलाफ इस्तेमाल करना है और आधे से ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेस पीटीआई के हैं। नूरुल हसन तनवीर साहब की तरफ जाती हूँ। नूरुल हसन तनवीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? शायद नूरुल हसन तनवीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी, तनवीर साहब की तरफ आऊँगी। सर, एक मसला बना बहुत ज़्यादा, हमने देखा कि इस्लामाबाद में धरना होता है और फिर किस तरह से अपोजिशन के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। इस वक्त मुल्क में ऐसी अपेरेंटली सूरत हाल लगती है कि अपोजिशन हुकूमत की, हुकूमत अपोजिशन की जो है ना वो सख्त दुश्मन हो एक तरीके से। जैसे बाहर वालों के साथ रवैया अख्तियार किया जाता है, ऐसा आपस में होता है। फिर अब जैसे कि अहद अली शाह साहब गिला कर रहे थे कि जी हमारे सीएम आते हैं और हमारे लोग आते हैं तो आप उन लोगों को उठा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। ये एक अपनी जगह बात है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब आपके आज कह रहे थे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को बचाने वाले ताकतवर का बताया जाए, वो हर बार किसके मेहमान बनते हैं। तो यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में है और आप लोगों के साथ भी वो सूरत हाल में है, उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त डेमोक्रेसी को डैमेजिंग फैसले किए जा रहे हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, अब वो फैसले कौन से हैं? छोटी सी मिसाल है कि जी अब आप ये कहते हैं कि जी 2 घंटे में जलसा करें, कचरा कुंडी में वो लाहौर में जगह दे दी थी कि वहाँ करें और बस चले जाएं। ये प्रेसिडेंट जो आप सेट कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आप आज सेट कर रहे हैं, आप खुश हैं क्योंकि आप हुकूमत में हैं, लेकिन कल आपने ऑपोजिशन में भी जाना है, बैठना है। आपको नहीं लगता जो प्रेसिडेंट आज आप सेट करेंगे, खंदकें खोद रहे हैं, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये फिर दोबारा दोहराया जाएगा और क्या ये मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा? ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल जो इमरान खान हमारे साथ करता है 4 साल, उसका रद्द अमल है। आप अच्छा। मुझे बता दें कि आज इमरान खान डी चौक जाना चाहता है, क्या उसने मौलाना फजल रहमान को वहाँ पे डी चौक जाने की इजाजत दी? आज वो डी चौक जाना चाहता है, क्या उसने मरियम नवाज को डी चौक जाने की इजाजत दी? क्या उसने बिलावल भुट्टो को डी चौक जाने की इजाजत दी? जब उस वक्त उन्होंने इजाजत नहीं दी और बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ये जो एरिया है जी मवेशी मंडी में हमें जगह दे दी। मवेशी मंडी इस वक्त तो नहीं लगी हुई ना, वो एक खाली प्लाट है और बड़ा वसीओ अरीज प्लाट है। उस वसीओ अरीज प्लाट में कहा जाके आप, क्योंकि आप आ रहे थे वहां से केपी से और वो एक्सेस इजी है, शहर से बाहर है और जो रिंग रोड है उसके ऊपर है, एक अच्छी जगह है, बड़ी जगह है, वहां पे आप जलसा कर लें। हाँ जी, और दरअसल बात यह है कि ये मैं ना मानू की पॉलिसी के ऊपर गामजन है। जब ये वजीर आजम थे उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उस वक्त अपोजिशन लीडर कहते थे वजीर आजम को, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को, कि आए बैठ के मुल्क की मईशत को ठीक करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें हमारे साथ। उस वक्त कहता था कि मैं अपोजिशन के साथ बात नहीं करूंगा। अब जो है अपोजिशन, आप देखें ना, उसकी अकल को देखें और उनकी कामयाबियों को देखें, उसकी अवामी ताकत को देखें आप, कि उसके वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, 2 सूबों में उसकी हुकूमतें थी, आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत थी, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत थी। ये सारी की सारी अपनी जिद की भीड़ चढ़ा दी, कौमी असम्बली में नहीं बैठे। बात यह है कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करना ही नहीं चाहता, वो किसी के साथ बात करना ही नहीं चाहता। आज भी आप देख लें, जब से हुकूमत बनी है आज तक ये कह रहे हैं कि मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा। जब वजीर आजम थे तो अपोजिशन से बात नहीं करूंगा, अब अपोजिशन में है तो वजीर आजम से बात नहीं करेंगे।
ये बंदा जो है ये इलाज के काबिल है, इसको जो है ना वो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। हम तो इनको पहले भी कहते थे कि इलेक्शन में जाने से पहले SOP तय करें, ये कल कलाम को इनके नतायज को मानेगा नहीं। जब 2018 में इनको इक़्तिदार में लाया गया, क्या ये उस वक्त जीत के आए थे? उस वक्त भी हुकूमत बना के ली गई थी और 4 साल इनका इंतजार किया, 4.5 साल ये फेल हो गए। महंगाई जो थी अपने रूज के ऊपर थी, अद्वियात महंगी थी, चीनी, आटा और हर चीज जो है वो पहुंच से बाहर हो गई थी। और फिर ये मुतवातर राग लाते रहे खुदा न खास्ता, और इनके मुंह में खाक ये कहते थे कि नहीं पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट को कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ है। पाकिस्तान में आसानियां इंशाअल्लाह ताला आ रही हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। पाकिस्तान में जो डॉलर है वो मुस्तहकम है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। तो मसला ये है कि आज भी इनको चाहिए, कौमी असम्बली में इनके नुमाइंदे मौजूद है, जो लोग आज भी जिनकी अच्छी खासी तादाद है वो वहाँ पे बैठें और अगर जिस किस्म की तरमीम आती है उसके आने के बाद उसके ऊपर अपना लब कुशाई करें। ये जो बाकी जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनकी क्या हैसियत है? वो कौन होते हैं कहने वाले हम तरमीम नहीं करने देंगे? भाई अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान को सही सिमत ले जाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, पाकिस्तानी अवाम की आसानियाँ के लिए इक़दाम करना चाहते हैं। आम आदमी तक उनका जो है ना वो इंसाफ देने के लिए, मुहैया करने के लिए वो उनको इक़दाम करना चाहते हैं। ये कौन होते हैं रोकने वाले? इंशाअल्लाह ताला ये मुंह की खाएंगे। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा होगा, पाकिस्तान में रोजगार इंशाअल्लाह ताला आएगा, पाकिस्तान में जो है ना वो CPAC फिर से शुरू होगा जो इन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है। और पाकिस्तान अच्छा। जो है अल्लाह के फजल से आगे जाएगा। ठीक हो और गया। इन सब के मुंह में खाक पड़ेगी, इंक्लूडिंग तनवीर साहब, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं एक कोई कमर्शियल ब्रेक पे जाऊंगी, इसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इस वक्त आईनी तरमीम के हवाले से और मुल्क की इस वक्त जो सियासी और आईनी इस वक्त पोजीशन है उसके हवाले से। मैं अहद अली शाह साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। आपने नूरुल हसन तनवीर साहब की बात भी सुनी जो वो कह रहे हैं। अब एक बात है, आपकी बातें अपनी जगह ठीक है, ऑपोजिशन बिल्कुल ठीक अपने गिले शिकवे कर रही है, लेकिन जो बात आज वजीर आज़म आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। वो ये कहते हैं कि जब जब मईशत की बात होती है, जब जब कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, जब जब कोई अच्छी चीज़ होनी होती है, आप लोग उसी वक्त अपना जो है वो प्लान कर लेते हैं, धरना, जलसा, ये सारी चीज़ें। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस किस्म के इस वक्त हालात है उसमें PTI को फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो उसे कौन पूछेगा। अब ये बड़ी और माशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा संगीन लेवल का एलिगेशन है जो कि वजीर आजम आप पे लगा रहे हैं। देखें, ये तो हम भी कह सकते हैं कि जब जब भी हमारा प्रोटेस्ट होता है तो ये कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस या कोई ना कोई बंदे को ये मेहमान यहाँ बुला देते हैं। ये वैसे ये मकाना बात है पाकिस्तान के साहब कि आपको पता है कि हम ऐसी एक जंग की हालत में, हमारी पूरी तहरीक है, तो हमें अगर हमें हुकूमत के साथ तो एक हमारा राब्ता नहीं होता और हम ये देख के तो नहीं करते कि भाई किसने आना है और किसने जाना है। हमारी तो अपनी तहरीक है, हम तो अपने हिसाब से अपना शेड्यूल देते हैं। ठीक है, ये जब भी हम एहतजाज करते हैं, ये कहते हैं कोई चीन से मेहमान आ रहा है, फिर जब हम डेट देते हैं कि यहाँ से मेहमान आ रहा है, फिर हम जब डेट दें तो कहते हैं हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक तहरीक है, वो अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, और हम ये नहीं चाहते कि हम अपने मुल्क की बदनामी करें या हम किसी मेहमान को या अपने मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट की वजह बने। दूसरी नवाज शरीफ साहब ने जो ये
शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है कि इनसे मईशत जो है ना ये संभाल रहे हैं या मईशत जो समझ जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे। देखिए इनकी हुकूमत खुद इनके हाथ में नहीं है, जब हुकूमत इनके हाथ में नहीं है तो ये मशीयत क्या संभालेंगे। ठीक है, ये वैसे वो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ना मुल्क इनके हाथ में है ना मईशत इनके हाल में। ये सिर्फ IMF की वो किस्त आ गई है तो उससे इनको थोड़ा बहुत सुकून का सांस मिल गया है, थोड़ा डॉलर स्टेबल हो गया है। ये वो कॉस्मेटिक सर्जरी करके ये जमहूरियत इकोनॉमी को चला रहे हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये आप देखेंगे 2-3 महीने बाद फिर ये चीजें ऊपर चलना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करे कि ना जाइए हमारा मुल्क। हम नहीं चाहते कि महंगाई आए, हम नहीं चाहते कि हमारा रुपया या हमारे रुपये की कदर गिरे। ये बिल्कुल हमारी ख्वाहिश नहीं है, मगर ये काबिल नहीं है कि ये इस मीशत को संभाल सके। और दूसरा मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि जब ये हुकूमत में भी थे तो तब भी ये अपोजिशन को नहीं मानते थे, और अब ये अपोजिशन में है तब ये हुकूमत को नहीं मानते थे। क्योंकि आपको अवाम नहीं मानती, जिनको अवाम नहीं मानती उनको हम नहीं मानते। ना उस टाइम पे आपकी कोई हैसियत थी, आपकी जमात की, आपके नुमाइंदों की। ठीक है, वो उस टाइम भी आप रिजेक्टेड थे। 2018 में भी आपको अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ था, 2024 में भी आपको अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है। तो जिस लोगों को अवाम ने रिजेक्ट किया होता है तो फिर उनसे बात नहीं होती, फिर उनको लात मार के अवाम से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको इलेक्शन में भी अवाम ने लात मार के निकाल दिया था, 2018 में भी, और 2024 में भी आपको अवाम ने लात मार के बाहर निकाल दिया था। तो आपसे तो कोई इतबार ही नहीं करता। जब आपकी अवाम इतबार नहीं करती तो फिर हम कौन होते हैं कि आपसे बात करने वाले। हम तो उनसे बात करेंगे जिनके पास अवामी मैंडेट होगा, जिनके पास अवामी ताकत होगी, जिनके पास अवाम का इतबार होगा। तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप जो है वो हर चीज को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अभी जैसे नूरुल हसन तनवीर साहब ने भी कहा कि आप तो जो है वो डिफॉल्ट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं चीजों को। जी देखिए, डिस्टेबलाइज हम नहीं कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज ये कर रहे हैं। अलाकार एस्टेब्लिशमेंट की अलाकार ये बनी हुई है। ठीक है, हम नहीं बने हुए। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के अलाकार से याद आया, अली अमीन गंडापुर साहब पे बड़ा इल्जाम है। वो कहते हैं कि भाई 5-5 घंटे वो कहाँ गायब हो जाते हैं। उनसे पूछा आप लोगों ने, अभी तो वो 23 घंटे गायब हो गए थे। और अभी जावेद लतीफ साहब फिर कहते हैं कि अली अमीन बचाने वाले ताकतवर का बताया जाए। अब हुकूमत में भी खलबली पाई जा रही है हल्कों में कि वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के उसमें है, जोन में है। नहीं देखें, जब तक खान साहब का हुक्म नहीं होगा तो एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ चले जाते हैं? कि देखिए, वो आपने उनके आज भी उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे तकरीर की। मेरा ख्याल है घंटा आधा होता है कि उन्होंने स्पीच की असेंबली के फ्लोर में। इससे पहले मैं असेंबली में था, मैं आ रहा था। उन्होंने जो वाकयात उनके साथ पेश आए, ठीक है, वो आप लाइव सुन लें और देख लें यूट्यूब पे। उन्होंने जो उनके साथ, उनको तो ये भी शक था। मैं आपको ये भी बात बताता चलूं, उन्होंने जब कल रात को पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की तो उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे ये भी खतरा था कि ऐसा ना हो ये लोग मुझे पकड़ के मुझे फांसी कर दे। अली अमीन साहब ने तो बड़ा क्या कहते हैं कि उन्होंने तो बड़ा अकल का काम किया कि उस टाइम पर उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म करके वो चले गए थे KP हाउस, क्योंकि वहाँ पे तो पाकिस्तान की फौज का जवान खड़ा था। हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार पहले पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे के सामने है। तो उन्होंने तो मुल्क में इंतशार को खत्म करने के लिए वो चले गए थे KP हाउस। जब वो KP हाउस गए तो फिर ये सारे IG इस्लामाबाद अपना बेड़ा लेकर उन्होंने अटैक किया है KP हाउस पे। तो ये सवाल तो आप इस्लामाबाद पुलिस से पूछें, ये इस्लामाबाद तो आप इनसे पूछें, ये सवाल तो आप इनसे पूछें इन्होंने ऐसा क्यों किया। अली अमीन तो हमारा जितनी भी हमारा वर्कर है, हमारी पार्टी है, हम तो 2 दिन मुसलसल जद्दोजहद करके, शेलिंग खा के, डंडे खा के, रास्तों पे सो के, सड़कों पे सो के, हमारा वर्कर, हमारे MPs, हमारे मिनिस्टर, हम पहुंचे थे इस्लामाबाद। हम तो भागने के लिए नहीं पहुंचे थे, हम तो आए। हमें जो खान साहब ने टास्क दिया था कि भाई आपने डी चौक पहुंचना है, हम डी चौक, उन्होंने बोला कि आप आता कपोल नहीं क्रॉस कर सकते, हमने आता कपोल क्रॉस किया, हमने कटी पहाड़ी क्रॉस की, हमने ये उन्होंने बोला कि आप इस्लामाबाद इंटर नहीं हो सकते, हम इस्लामाबाद में हमने इंटर होकर दिखाया। उन्होंने बोला कि आप डी चौक नहीं पहुंच सकते। अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचा, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया, उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात करती है वो साबित करके दिखाती है। चले नूरुल हसन तनवीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक बड़ा एलिगेशन जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि अली अमीन को बचाने के लिए ताकतवर कौन है वो बताया जाए, वो किसके मेहमान बनते हैं। आप लोग की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ अली अमीन गंडापुर साहब थ्रू हैं और वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो उनके साथ बैक टू बैक इन लाइन हैं। तो फिर तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसमें अगर यही आप सब लोग करते रहे तो क्या होगा फिर। मेरा जो पागल दोस्त है जो कह रहा है कि हमने जाके दिखाया उधर अब ना डी चौक में, तो डी चौक में क्या है इनका, डी चौक में क्या लेने जाते हैं। और इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि इमरान खान हमें
मुस्लिम लीग को और पीपल्स पार्टी को और मौलाना फजलुर रहमान को डी चौक क्यों आने नहीं देता था? उसने क्यों नहीं हमें इजाजत दी 3-4 साल वहां से डी चौक की? हम तो नहीं गए, जाके दिखा दिया, अली में डंडापुर चला गया वहां पे, तो क्या हो गया, क्या तब्दील? क्या हम जो है वो 9 मई के मुजरिमों को छोड़ देंगे? आपने अपने जुर्मों में इजाफा किया है, आपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, आपने पुलिस वालों की जान ली है, आपने पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, आप एक फितना पार्टी हैं, लिहाजा अगर आप वहां पहुंच गए हैं तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, आपको कंसिक्वेंसेस जो है वो उसको फेस करना पड़ेगा। कोई ऐसे बात थोड़ी है कि जनाब हम उठे और सुबह उठ के कहें जी हम डी चौक जाएगा, आप डी चौक जाएगा तो वहाँ क्या है डी चौक में? अगर आपको अपनी मर्जी के साथ आप जाएंगे, भाई आपको कहा कि जाके कर लो, पिशावर मोड़ के पास जलसा कर लो, कर लेते वहां पे जलसा। और फिर यह की बात ये दरअसल ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उससे पहले मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और अपने जुर्मों का हिसाब नहीं देना चाहते। अल-कादर की चोरी जो पकड़ी जा चुकी है उसका हिसाब नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते 9 मई में जो इन्होंने वो काम किया है जो सारी जिंदगी इंडिया सोचता था हमारा दुश्मन कि हम इनके शहदा को, इनकी यादगारों को हम इनको तबाह करेंगे, वो जो काम किया है उसका हिसाब देना नहीं चाहते। ये जुल्म करते हैं और उसके बाद उसका हिसाब नहीं देना चाहते। भाई आपके मुल्क पे एक आइन और कानून मौजूद है, आपने गलती की है, 4 साल का हिसाब दो। लोगों से सीधे मांगते थे, जब आप आपसे मांगी जाती हैं तो आप कहते हैं कि जी हम जो है वो हंगामा करेंगे, हम डी चौक में जाएंगे, हम जो है ना वो नाजायज है। भाई अपनी चोरियों का हिसाब दे दो, फॉरेन फंडिंग लेते रहे हो आज तक सॉरी उसका हिसाब दो। वो फॉरेन फंडिंग जो है, जो ऐसे मुमालिक से जो ममनुआ मुमालिक हैं वहां से लेके पाकिस्तान के अवाम को दे के इनके हालात को खराब करते हो, ये इसका हिसाब दो। ये क्या बात हुई? हम देखिए इस वक्त जो है वो एक अल्लाह के फजल से मजबूत हुकूमत मौजूद है, ठीक है। और ये कहना जी कि जी आप अगर हार जाएं तो अपना धांधली हो गई है, आप जीत जाए तो आपको बिल्कुल ठीक है, अवाम का फैसला है। किस अवाम की बात करते हो? एक मैन पार्टी थी इमरान खान की, जिस तरह से आप लोगों की पार्टी बनी है, क्या हमें नहीं पता? कहीं की ईद, कहीं का रोड़ा, बान मक्ती ने कुनबा जोड़ा, ये कहाँ से आए हमें नहीं पता। एक कहाँ से आए हैं? और ये जी बड़ी पार्टी है, अवामी पार्टी है। आपकी वो पार्टी है, ऐसा बेवकूफ लीडर है जिसने 25-26 साल की पार्टी को एक गलती करके एक दिन में जो उन्होंने जो 9 मई को किया है, अपनी पार्टी को मुश्किलात में जो ना बम ब्लास्ट कर दिया उसके बीच। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शाहिद नुल हसन तनवीर साहब आपका, आदिल शाह साहब आपका, कादिर मंदुखेल साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ मेजबान निदा सफी को दीजिए इजाजत अपनी। अल्लाह हाफ़िज़।